प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हरिहर काका का गांव कैसा था, हरिहर काका का परिवार कैसा था, परिवार में कौन कौन से लोग थे। और हमने ये भी जाना कि हरिहर काका ने संतान की चाह में दो शादियां भी की थी, पर कोई संतान न होने की वजह से वो अपने परिवार वालों के साथ रहने लगे थे। सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन परिवार वालों का जो व्यवहार था उनके साथ अच्छा नहीं था। जो भाइयों की पत्नियां थीं, अपने पतियों की तो खूब जी जान से सेवा करती थी, पर हरिहर काका को वह पूरी तरह से इग्नोर करती थी, उनकी उपेक्षा करती थी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आइए हम छठवें पॉइंट से स्टार्ट करें। छठवां पॉइंट देखिए, लिखा है कि हरिहर काका का परिवार से मोह भंग। हरिहर काका का परिवार से मोह भंग आखिर क्यों, किस कारण से, क्या कारण था? हरिहर काका का परिवार से मोह भंग होने का क्या कारण था? तो इसके पीछे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हरिहर काका, मैं बता चुका हूँ आपको कि हरिहर काका की घर में स्थिति खराब थी। घर वाले उनकी उपेक्षा करने लगे। फलस्वरूप हरिहर काका चिड़चिड़े हो गए, एक बार बीमार पड़े। बीमारी की अवस्था में भी घर वाले उठ करके उन्हें पानी तक नहीं देते थे। वो खांसते खांसते बेदम हो जाते, अपने आप उठकर पानी लेते और अपनी दोनों पत्नियों को, जो स्वर्गवासिनी हो चुकी थी, उन दोनों पत्नियों को याद करके खूब रोते। इस स्थिति में उन्हें परिवार से लगा कि अब परिवार वाले उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करते, अपनी पत्नियों को याद करके घंटों रोया करते। एक बार जब उनके बड़े भाई के लड़के, उनके बड़े भाई का लड़का था जो शहर में क्लर्की करता था, उसकी शादी हो चुकी थी। उस क्लर्क वाले, जो क्लर्क था जो लड़का, उसका कोई दोस्त, कोई मित्र गांव आने वाला था। उसके गांव आने के उपलक्ष्य में खूब तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। घर में खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बने और बारी बारी से लगभग सब लोग खा चुके, कोई बचा नहीं था। हरिहर काका के भाई भी खा खा करके खलिहानों में चले गए। हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। तब हरिहर काका उठ करके स्वयं ही दालान से जब उन्होंने आवाज लगाई तो छोटे भाई की पत्नी ने उन्हें खाना लाकर परोस दिया। अब उस खाने में था क्या? उस खाने में था भात, मट्ठा और अचार। भात, मट्ठा और अचार देखकर हरिहर काका के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर जोर से आंगन में फेंक दी। थाली झनझन झनझन की आवाज करती हुई पूरे आंगन में, पूरे घर में गूंज गई। घर की औरतें, घर की बेटियां जितनी भी थी, बहुएं, बेटियां, ये सब के सब ऊपर वाले छत से सब नीचे की तरफ झांकने लगी। इधर हरिहर काका लगभग चिल्लाते हुए घर से बाहर निकले और ये कहते हुए निकले कि तुम लोग क्या समझती हो, तुम लोग का दिया खाता हूँ? अरे मेरे घर के पैदावार, मेरे हिस्से की जो पैदावार है वो इसी घर में आती है, और उससे चाहूं तो मैं एक नौकर रख सकता हूँ, एक नौकर रख करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं रहता हूँ और तुम लोग मुझे ये रूखा सूखा खाना देते हो। चिल्लाते हुए हरिहर काका घर से बाहर निकले। संयोग देखिए कि उसी समय घर की दालान में महंत नहीं, पुजारी, ठाकुरबाड़ी का जो पुजारी था वो उसी समय बैठा हुआ था। उस समय दालान में ही था। वो वार्षिक हुमाद के लिए घी और शकील लेने आया था। हुमाद मतलब जो हवन वगैरह करते हैं, और घी शकील जो उसमें हम डालते हैं हवन में करते समय, तो घी और शकील लेने के लिए वो बैठा हुआ था। उसकी बाँछें तो खिल गई। उसने देखा कि हरिहर काका तो बड़े गुस्से में घर से निकले हैं। हरिहर काका निश्चित रूप से परिवार से नाराज हो गए हैं। बस वो आनंद फानन में उठा और दौड़ा दौड़ा गया महंत के पास। महंत को उसने जाकर के पूरी कहानी बताई कि अरे महंत जी, हरिहर काका तो घर वालों से नाराज हो गए हैं, आप देख लीजिए। महंत को लगा कि यार आज का दिन तो बड़ा अच्छा हुआ। लग रहा है किसी बहुत अच्छे आदमी का मुंह देख करके, किसी बहुत अच्छे इंसान का मुंह देख करके वह उठा है। उसने आनंद फानन में राम नामी डाली, टीका उका लगाया, तिलक उलक लगाया और तिलक लगाकर महंत घर से और ठाकुरबाड़ी से निकल गया। इधर हरिहर काका पैर पटकते हुए खलिहान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात की। तो यहाँ पर आइए देखिए, अब 7वें पॉइंट में यही बात पढ़ने जा रहे हैं, हरिहर काका का महंत से मिलन। अब हरिहर काका महंत से वहां पर मिलते हैं। महंत वहां पर हरिहर काका से मिलता है, हरिहर काका को समझाता है, फुसलाता है और लेकर जाता है ठाकुरबाड़ी ले जाकर वह महंत जो है हरिहर काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है। वो बोलता है, हरिहर तुम्हें इस मोह माया से क्या मतलब? तुम इस मोह माया के चक्कर में क्यों पड़े हो? यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं रखा है।
जो 15 बीघे खेत हैं, उस 15 बीघे खेत के लालच में ही तुम्हारे भाई तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे देख रेख करते हैं। जिस दिन तुम 15 बीघे खेत किसी के भी नाम लिख दो, उस दिन देखो क्या क्या हालत होती है तुम्हारी। संसार से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा हरिहर। इसलिए सबसे अच्छा होगा तुम अपने 15 बीघे जो खेत हैं उसको ठाकुर बारी के नाम कर दो। ठाकुर बारी के नाम करने से क्या होगा, तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ठाकुर बारी के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगा। ठाकुर बारी के जितने भी साधु संत हैं वो सब तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे तुम्हारे जीते जी ही स्वर्ग से विमान आएगा और तुम उस विमान पर बैठकर स्वर्ग में चले जाओगे। हरिहर तुम सोचो तुम्हारा कितना मान सम्मान यश कीर्ति कितनी बढ़ जाएगी, तुम ये सोचो। इसलिए ये 15 बीघे खेत तुम ठाकुर बारी के नाम कर दो। और इसके बाद हरिहर काका तो चुपचाप सुनते रहे। शाम हुई। शाम के समय पुजारी महंत के निर्देश पर पुजारी ने खूब अच्छा व्यंजन बनाया, खाना बनाया। मालपुए, घी से टपकते हुए मालपुए, रस बूंदिया, 2-2 रंग की सब्जियां, पूरी कचौरी, न जाने क्या क्या मिठाइयां, रबड़ी, खूब भरपेट। हरिहर काका को स्वयं पुजारी परोस रहा था खाना और उनके मना करने के बावजूद उन्हें दे रहा था। हरिहर काका को लगा कि ऐसा दिन तो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। खूब खा रहे थे और वहीं बगल में महंत जो है चौकी पर बैठा हुआ अपने आसन पर विराजमान उन्हें धर्म का उपदेश दे रहा था। अब वो धर्म का उपदेश क्या था, उसे तो अपना मतलब साधना था। हरिहर काका के 15 बीघे खेत ऐंठने थे, इसलिए हरिहर काका को जितना बहला फुसला सके उतना वो बहला फुसला रहा। इधर भाई जो थे, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपकी खातिरदारी की बात यहाँ पे कर चुका हूँ, बीच में थोड़ा सा भाइयों का जिक्र कर दूं। भाई जब खलिहान से घर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हरिहर भाई कहाँ है। पत्नियों ने डरते डरते उन्हें बताया कि हरिहर भाई साहब तो आज गुस्से में चले गए हैं, हम खाना देना भूल गए और अंत में खाना बचा था भात, मट्ठा और अचार, और यही हमने परोस दिया। हरिहर काका गुस्से में चले गए। भाइयों ने अपनी पत्नियों पर खूब क्रोध किया, खूब गुस्सा किया, उन्हें डांटा, फटकारा और इसके बाद वहां से दौड़े दौड़े ठाकुर बारी गए। ठाकुर बारी जाकर वो हरिहर काका के सामने हाथ जोड़कर उनसे लगे दया की भीख मांगने। उनसे कहे कि हरिहर भाई, लाठी मारने से कहीं पानी अलग होता है, आप घर चलिए, हमने अपनी पत्नियों को खूब डांटा है, खूब मारा है, खूब बोला है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भैया। लेकिन हरिहर काका का दिल अब पसीज ही रहा था कि तब तक महंत ने देखा कि उसका खेल बिगड़ने वाला है। महंत ने कहा कि नहीं, हरिहर काका अभी कहीं नहीं जाएंगे, ये अभी ठाकुर बारी में ही रहेंगे, अभी इनका दिमाग अशांत है, सुबह तक की प्रतीक्षा करो, सुबह देखा जाएगा। भाई वहां से वापस चले गए। इसके बाद रात में हरिहर काका को खूब गद्देदार बिस्तर दिया गया, जिस पर हरिहर काका बड़े आराम से सोए, बड़े सुखपूर्वक सोए। और जब सुबह हुई तो तड़के ही, अर्ली मॉर्निंग, भाई वहां पर पहुंच गए। भाई वहां पर पहुंचकर उन्होंने खूब उनके पैर पकड़कर वो लगे रोने। हरिहर काका को भी दया आ गई और अंत में वो भाइयों के साथ घर वापस आ गए। तो अगला पॉइंट हमने देखिए लिखा है हरिहर काका की घर वापसी। यह इसी में आप कंसीडर कर रहे हैं। हरिहर काका घर वापस आ गए और वापस आने के बाद घर वालों का इतना अच्छा व्यवहार हो गया कि हरिहर काका सोच में पड़ गए कि अरे यह काया पलट कैसे। दरअसल उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ और सिर्फ महंत की वजह से हो रहा है। वो ठाकुर बारी अगर नहीं गए होते, महंत ने उन्हें नहीं रखा होता, तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कदापि नहीं होता। हरिहर काका घर में रहने लगे और भाई तो भाई क्या उनकी पत्नियां भी इतने अच्छे से उनके साथ पेश आने लगे। मजाल है, अगर एक गलती से भी एक बार खांस भी ले तो 4-4 लोग पानी लेकर दौड़ते थे। उनके हिसाब से घर का खाना बनने लगा, घर का भोजन उनके हिसाब से बनने लगा, मेन्यू वो सेट करने लगे। ये स्थिति हरिहर काका की हो गई। हरिहर काका के साथ घर वाले इतने अच्छे से पेश आने लगे कि हरिहर काका का मन गदगद हो गया। अब बेटा इसकी अगला पॉइंट देखिए, हरिहर काका का अपहरण। हरिहर काका एक रात में 10 बजे के करीब अपने भाइयों के साथ बैठकर खेती बाड़ी की कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक 40-50 या 30-40 के करीब गुंडे हाथों में पर्ची, कटार, भाला, बंदूक, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर वो आधम के हरिहर काका के घर
और अभी भाई कुछ समझ ही पाते कि उनमें से एक ने तुरंत हरिहर काका का मुंह बंद किया और अपनी पीठ पे लादा और वहां से आनंद फानन में फरार हो गए। हरिहर काका के भाई भौचक्के हो गए। जब तक उनकी समझ में कुछ आता तब तक तो हरिहर काका गायब हो चुके थे। हरिहर काका के भाइयों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। पूरे गांव में जाग हो गई, सब लोग जग गए और इसके बाद हरिहर काका की तलाश शुरू हो गई। हरिहर काका की तलाश शुरू हुई रात में। अब जब पूरा गांव का चक्कर लगाया गया तो जब ये लोग ठाकुर बाड़ी के नजदीक पहुंचे तो ठाकुर बाड़ी के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। इनको शक हो गया कि हो न हो हरिहर काका इसी ठाकुर बाड़ी के अंदर है। बस इसके बाद होना क्या था, गांव वालों ने पत्थर या चिल्लाना शुरू किया। तब तक ठाकुर बाड़ी के अंदर से जो खिड़कियां थी ऊपर वाली, वो खिड़कियां खुली और उन खिड़कियों से अंदर से बंदूक जो है निकाल लिया उन्होंने, साधु संतों ने, और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। गांव वालों ने भी उसका प्रतिवाद किया, गांव वालों ने भी उसका मतलब उसका जवाब दिया। गांव वालों ने भी पत्थर चलाए, गांव वाले भी जो है बंदूक चला रहे थे, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। लेकिन जब एक गोली गांव के एक लड़के को लगी और वह लड़का जब वहीं पर गिर पड़ा, तब गांव वालों के अंदर साहस नहीं था कि वो ठाकुर बाड़ी के लोगों से मुकाबला कर। वहां से भाग गए, सबके सब भाग गए। सिर्फ बचे रह गए 3 भाई, जो हरिहर काका के 3 भाई थे, वही वहां पर बचे रह गए। सुबह तक की उन्होंने प्रतीक्षा की और इसके बाद वे गए पुलिस स्टेशन। वहां पर दरोगा को बताया, 7-8 कांस्टेबल लेकर दरोगा जो है वापस यहाँ पर आया। ठाकुर बाड़ी आया। ठाकुर बाड़ी आकर तलाश शुरू हुई। एक 80 साल का बुढ़ा सिर्फ ठाकुर बाड़ी में था, जो सबसे बूढ़ा साधु था वही था, और कोई नहीं था ठाकुर बाड़ी में। सबकी तलाश हुई, न महंत का पता, न पुजारी का पता, न किसी भी साधु सन्यासी का पता। एक एक कमरे की जब तलाशी ली गई तो कहीं से कुछ नहीं मिला। दरोगा जो है अब चलने ही वाला था कि तब तक उसने देखा कि पीछे का जो एक कमरा है वो तो उस पर ताला लगा हुआ है। उसने पूछना चाहा, तब तक अंदर से धड़ 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 की आवाजें आने लगी। दरोगा ने तुरंत ताला खुलवाया। ताला खुलवाकर जब सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि हरिहर काका के मुंह में, हाथ पैरों में रस्सी बंधी थी, मुंह बंधा हुआ था कपड़े से, और हरिहर काका जमीन पर लेटे हुए थे, कपड़े तार तार हो गए थे। बड़ी बुरी स्थिति में, बड़ी दयनीय स्थिति में हरिहर काका ठाकुर बाड़ी के अंदर पाए गए। हरिहर काका को खोला गया। तब उन्होंने रो रो कर बताया कि महंत ने पहले तो प्यार से मुझे समझाया, लेकिन जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे मारा पीटा, अपने आदमियों से मरवाया पिटवाया, और जबरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान कोरे एवं लिखे कागजों पर ले लिया। हरिहर काका का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया और उनका जो अंगूठे का जो निशान वाला जो कागज था उसको निरस्त कर दिया गया, मतलब उसको निरस्त मान लिया गया। इसके बाद हरिहर काका अपने परिवार में वापस आ गए। महंत और पुजारी ये सब भागे रहे। इसके बाद की कहानी हम अगले वीडियो में डालेंगे। आपको 12 पॉइंट मैंने बता दिया है, 13वें पॉइंट से हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।